हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 8 राशियों की तुलना में भाग 4 यानी उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बट्टा किसे कहते हैं या बट्टा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बट्टा क्या होता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहा जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि बाज़ार में आप गए तो वस्तु का जो मूल्य होता है दुकानदार कहता है कि इसमें हम आपको कुछ छूट देंगे, और वह जो है वस्तु के अंकित मूल्य से कुछ कम कीमत पर आपको जो है वस्तु को देता है। तो उसे जो कम कीमत का लगाया है, जितनी कम कीमत लगाया है, उसी को बट्टा कहते हैं गणित की भाषा में। तो ये हमारी बट्टा की परिभाषा हुई। बट्टा ज्ञात कैसे करेंगे? तो बट्टा ज्ञात करेंगे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी जिस पर वस्तु को खरीदा, जो वस्तु पर रेट लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है, उसमें से बेचने वाले मूल्य को घटा दिया जाए तो हमको बट्टा प्राप्त होता है। अब इसी तरह से एक आता है खर्च, ऊपरी खर्चे। एक और शब्द है ऊपरी खर्चे। तो ऊपरी खर्चे किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि कभी कभी जब एक वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है। जैसे वस्तु के मरम्मत पर, श्रमिकों पर या परिवहन खर्च पर की गई राशि। यानी कि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो कुछ वस्तु तो ऐसी होती है जो आपके दुकान पर, प्रतिष्ठान पर ही मिल जाती है, तो उसमें ये सारे खर्च, श्रमिक का खर्च या मरम्मत खर्च नहीं होता है, ये छोटी वस्तुओं में। लेकिन कुछ बड़ी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिसको हम जा कर के परचेज करना पड़ता है, तो फिर वहाँ से आने के बाद उस वस्तु में कोई टूट फूट हो जाए, कोई अन्य किसी चीज़ को जोड़ना हो, तो उसको हम लोग मरम्मत खर्च में कहते हैं। और अगर उसको हम दूर से ले आकर अपने प्रतिष्ठान पर रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं तो उसमें आने में परिवहन का खर्च होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको क्या करते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, और इस तरह के परिवहन खर्च को या वस्तु के मरम्मत करने वाले खर्च को या उस पर कोई मजदूरी का खर्च आया है, तो इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी खर्चा कहते हैं। और ऊपरी खर्चा जो है सदैव वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़ लिया जाता है। ऊपरी खर्चा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह सदैव आपके वस्तु के क्रय मूल्य में ऊपरी खर्चे को जोड़ा जाता है। अब इसी तरह से क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वही वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, वस्तु को बेचा जाता है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ कब प्राप्त होता है? तो जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक हो। जब विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है और जिस मूल्य पर खरीदी गई है वस्तु, तो बेची गई मूल्य जो है अगर अधिक हो और खरीदी गई मूल्य कम हो, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को लाभ प्राप्त होता है। और लाभ ज्ञात करने का तरीका है कि तब लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। इसी तरीके से हानि कब कहेंगे? तो जब वस्तु का क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य उसका कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को हानि होती है। और हानि की गणना करते हैं तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको हानि प्राप्त हो जाएगी। तो इस शब्दावली को आपको ध्यान रखना है, इसको अपनी कॉपी पे लिख डालेंगे। आपकी पुस्तक में भी ये दिया हुआ है, उसको भी आप इसको समझेंगे और इसको तैयार करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।
प्रश्नावली 8.2 का में 2 प्रश्न हम लोग इसके पहले के एपिसोड में कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार ने 2,400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है और 80 वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है। तो इसको लगाने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो ये कि हम पहले एक वस्तु की कीमत ज्ञात कर लें और उसके बाद जो है उस पर 16% का लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य ज्ञात करें, या फिर पहले हम सभी 80 वस्तुओं पर 16% का लाभ ज्ञात कर लें और उसके बाद में उस लाभ को और क्रय मूल्य को जोड़कर विक्रय मूल्य ज्ञात करें और तब उसमें 80 से भाग दे करके एक वस्तु पर का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हम पहले एक तरीका करते हैं, पहले एक वस्तु की कीमत ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे कि चूँकि 80 वस्तु का मूल्य, चूँकि 80 वस्तुओं का मूल्य बराबर का मूल्य बराबर 2,400 रुपये, 2,400 रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य, इसलिए एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य बराबर बटा 80। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू 30 रुपये। एक वस्तु की कीमत कितनी आ रही है? 30 रुपये आ रही है। अब एक वस्तु की कीमत पर हमको 16% का लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न में आपको कह रहा है कि इस पर 16% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम लाभ को ज्ञात करेंगे कि 30 रुपये पर कितने रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर 16% का लाभ प्राप्त होता है। चूँकि 16% का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर या इसलिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपये पर 16 रुपये का लाभ, तो 30 रुपये पर, तो 30 गुणे 13 इंटू 16 अपान 100। 100 रुपये पर 16 रुपये का लाभ, तो 30 रुपये पर, तो 30 गुणे 16 बटा 100। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू, ये इससे कैंसिल कर दीजिए आप। 16 दिन 32 तोड़ते हैं 48 बटा 10 का मतलब 4.8 रुपये। 4.8 रुपये ये आपका हो गया लाभ। अरे लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ ज्ञात करिए। इसलिए लाभ बराबर ये क्या हो जाएगा? 30 गुणे 16 बटा 100, ये बराबर 4.8। और दिस इक्वल टू, ये लाभ आपको प्राप्त हुआ, कितना रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य
बराबर कितना हुआ 30 अरे एक वस्तु की कीमत 30 रुपये, तो 30 रुपये प्लस 4.8 रुपये क्रय मूल्य प्लस लाभ, दिस इक्वल टू कितना हो गया आपका 34.8 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 34.8 रुपये। आप लिख देंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 34.8 रुपये। यहाँ पे आंसर में लिख देंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 34.8 रुपये। आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, रुपया 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पहले ही परिभाषा में हम बताए थे कि मरम्मत का खर्च ऊपरी खर्च में आता है और इसे सदैव क्रय मूल्य पर जोड़ दिया जाता है। इसलिए हम इसमें जो है इस वस्तु के मूल्य में इसके मरम्मत का खर्च इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो इस सवाल में वस्तु का मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 15,500 और मरम्मत खर्च मरम्मत खर्च बराबर 450 रुपये। कुल खर्च कुल मूल्य ये बराबर जोड़ेंगे आप तो आएगा 0.5950 15,450 रुपये आया। ये वस्तु की वास्तविक वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य में जब मरम्मत के खर्च को जोड़ देंगे तो ये वास्तविक इसका क्रय मूल्य हुआ। अब इस पे 15% का हमें लाभ प्राप्त होता है, इसको 15% के लाभ पर बेचना है तो क्या करेंगे, इस मूल्य का 15% निकालेंगे तो इसका 15% लाभ बराबर, इसको एक एक नियम से भी हम लगा सकते हैं। जैसे चूँकि 100 रुपये पर लाभ बराबर 15 रुपया, तो इसलिए 1 रुपये पर लाभ बराबर 15/100 रुपया। इसलिए 15,450 रुपये पर लाभ बराबर 15/100 गुणे 15,450। देखें इसको गुणा कर लें कितना आएगा, ये 15 × 5 = 75,
5, 15 चौके 60, 5, 5, 4, 9, 950। ये 950 है बेटा, ये 15, 450 नहीं, 950, ये 950 है। तो ये 15, 950, 15 पचे 75, 7, 15 9 135 और 7 42, 2 हाथ में आया 14, 15 पचे 75 और 14 89, तो 9 हो गया, हाथ में आ गया 8 और 15 एकम 15 और 8 23, ये आया दिस इक्वल टू, और एक 10 है तो यहाँ 5, इतने रुपए है, इतने रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ बराबर, इसलिए लाभ बराबर ये क्या हो गया, लाभ बराबर इतने रुपए का। तो विक्रय मूल्य का की गणना कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य को बताए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य या कुल मूल्य प्लस लाभ, दिस इक्वल टू आपका आया हुआ है, कुल मूल्य कितना आया है 15,950 प्लस कितना 2,392.5। दिस इक्वल टू आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा, एक तो इधर 0.5 हो गया, 0 और 2 2, 5, 9 5 14, 1 और 10 3 13 और फिर 5 2 7 1 8 और 1 18,342.5 रुपये आपका आएगा। कितना आएगा फिर से एक बार जोड़ लें, 5 2 5 9 5 14, हाथ पहले 1 9 1 10 3 13 और 5 2 7 1 8 और 1, ठीक है, इतने रुपए का। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य लिख देंगे, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर यही 18,342.5 रुपया। ये हुआ प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करेंगे। उसके बाद इसको नोट करें, इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वीसीआर और टीवी में प्रत्येक को रुपये 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि आपको लाभ हुआ या हानि। वीसीआर की कीमत को अलग से निकालेंगे और वीसीआर का विक्रय मूल्य अलग निकाल लें, और इसी तरह से टीवी का विक्रय मूल्य अलग से निकाल लें और फिर देखें कि उस पर कितने का लाभ हुआ या हानि प्राप्त हुई। तो पहले वीसीआर या टीवी का विक्रय मूल्य,
टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। टीवी पर लाभ प्रतिशत बराबर, टीवी पर लाभ प्रतिशत बराबर कराए 8%, प्रश्न में दिया हुआ है। तो टीवी पर लाभ बराबर, टीवी पर लाभ, टीवी पर लाभ, चूँकि 100 रुपये पर 8 रुपये का लाभ, तो 8,000 रुपये पर कितने रुपए का लाभ होगा? तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको एक एक नियम से लगाएंगे आप। तो कैसे लिखेंगे कि चूँकि 100 रुपये पर 8 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, इसलिए 1 रुपये पर 8/100 रुपये का लाभ, इसलिए 8,000 पर, तो 8,000 पर लाभ लिखेंगे तो 8/100 गुणे 8,000, यानी कि लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? 8 गुणे 8/100 गुणे 8,000, 8,000 रुपये। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 0 को कैंसिल करेंगे, दिस इक्वल टू 8 × 64 640, 640 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो टीवी पर उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? 640 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितने रुपए का उसे लाभ प्राप्त होता है? अब इसमें प्रश्न में क्या करा है? वीसीआर पर उसे कितने का हानि होता है? वीसीआर पे उसे हानि होती है। वीसीआर का, अरे क्रय मूल्य, ये गलत हो गया, ये विक्रय मूल्य नहीं बेटा, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य। वीसीआर का क्रय मूल्य ये बराबर भी कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये। वीसीआर पर हानि प्रतिशत, वीसीआर पर हानि प्रतिशत बराबर कराया 4% का हानि होता है। कितने की हानि होती है? 4% की हानि होती है। तो वीसीआर पर हानि बराबर वीसीआर पर हानि बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो 100 रुपये पर 4 रुपये की हानि होती है, तो 8,000 रुपये पर 4/100 गुणे 8,000, दिस इक्वल टू कितना हो गया सर? 160 रुपये। 8% का 800, 160 रुपये नहीं है, 800 की 32 ना, 320, 320 रुपये। हाँ ठीक है, इसका आधा। वीसीआर पर हानि कितने की रुपए की हो रही है? 320 रुपये की हानि हो रही है। तो लाभ देखें, इस पूरे विक्रय में 8,000 रुपये की टीवी है और 8,000 रुपये का वीसीआर भी है। हमें टीवी पर जो है 640 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन वीसीआर पर 320 रुपये का हानि प्राप्त होता है। तो इसमें लाभ अधिक है, इसमें हानि कम है। तो दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। दोनों को एक साथ अगर इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, एक साथ इसमें प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि चूँकि 640 रुपये का इस पर लाभ हो रहा है और इस पर 320 रुपये की हानि हो रही है, तो इन दोनों का अंतर अगर निकाल लें तो हमें क्या होगा? दोनों वस्तुओं पर लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि लाभ अधिक है और हानि कम है। तो इस तरह से हम कैसे क्या लिखेंगे कि टीवी और वीसीआर दोनों के विक्रय करने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। यहाँ लिख दें, यहीं पे लिखें, टीवी और वीसीआर, टीवी और
VCR दोनों के विक्रय पर लाभ प्राप्त होता है। विक्रय पर लाभ प्राप्त होता है, इसलिए लाभ बराबर 640 माइनस 320 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 320। तो यानी कि एग्रीगेट कुल मिला करके हमें 320 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये 320 रुपये का लाभ कितने रुपए पे प्राप्त हो रहा है? तो कह रहा है 8000 की तो आपकी टीवी थी और 8000 रुपये का आपका VCR था, यानी दोनों जोड़ दे तो 16000 रुपये पे हमको 320 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमको इस प्रश्न का जवाब देना है प्रतिशत के रूप में। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, और यदि हानि हुई तो हानि प्रतिशत बताना है। तो हमको लाभ प्राप्त हो रहा है 320 रुपये का, लेकिन कितने रुपए पर? तो कह रहा है कि टीवी का मूल्य 8000 रुपये है और VCR का मूल्य भी 8000 रुपये है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16000 रुपये। इस 16000 रुपये पे हमको 320 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, अतः लाभ प्रतिशत बराबर। तो कैसे निकालेंगे? चूँकि टीवी और VCR का टीवी तथा VCR का संयुक्त मूल्य ये बराबर 16000 रुपये। 16000 रुपये, अतः लाभ प्रतिशत बराबर चूँकि लाभ बराबर चूँकि 16000 रुपये पे 320 रुपये का लाभ, तो 100 रुपये पर लाभ प्रतिशत का मतलब क्या? 100 रुपये पे ज्ञात करना। तो हम कैसे गणना करते हैं? चूँकि 16000 रुपये पे 320 रुपये का लाभ, तो 100 रुपये पर 100 गुणे 320, 100 गुणे 100 रुपये पर 100 गुणे 320 बटा ये 16000। गणना कर लीजिए। दिस इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ नीचे बचा हर में 16 और अंश में क्या बचा 32, तो 16 दूनी 32। तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ? लाभ प्रतिशत। अच्छा, यहाँ लाभ प्रतिशत आप लिख सकते हैं, पूरी बात लिखें लाभ, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत, पूरी बात लिखें, लाभ प्रतिशत बराबर, अतः लाभ प्रतिशत बराबर 2%। तो इस पूरे प्रक्रम में हमें 2% का लाभ प्राप्त होता है। आज बस इतना ही, अन्य सवालों को दूसरे वीडियो में दिया जाएगा।